नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ओशो की मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। जी नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई ध्यान को लेकर काफी कुछ नया कहती है और हमारे पास इसकी एक काफी अच्छी प्रैक्टिकल समीक्षा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो ध्यान के बारे में असल में क्या सोचते थे। मतलब ध्यान है क्या, और क्या इसे वाकई हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में शामिल कर सकते हैं? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, समीक्षा की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार विचार से होती है। वो कहती है कि ओशो के अनुसार ध्यान कोई काम नहीं है जिसे आप करते हैं। काम नहीं है, फिर क्या है? ये बस होना है, एक तरह की अवस्था, बीइंग। होना, ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। मतलब अगर ये करना नहीं है तो फिर आमतौर पर तो ध्यान का मतलब होता है ना कि कहीं बैठो, आंखें बंद करो, कुछ करो। हाँ बिल्कुल, वही पारंपरिक धारणा है। लेकिन समीक्षा जोर देती है कि ओशो के लिए होना का मतलब है अभी, इसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, जागरूक रहना। जागरूक रहना, जी, ये कोई कसरत नहीं है, ये आपकी चेतना का, आपके होने का गुण है। आप जो भी कर रहे हो उसे बस पूरी होश से करना, वही ध्यान है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। मतलब समीक्षा के हिसाब से ओशो ये कह रहे हैं कि ध्यान के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं, मंदिर, पहाड़, ये सब। हाँ, सही पकड़ा आपने। समीक्षा यही बताती है, ओशो ध्यान को इन बाहरी चीजों से आजाद करते हैं। वो कहते हैं, और समीक्षा इस बात को उठाती है कि ध्यान आपकी अंदरूनी अवस्था है। बाहर क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जागरूक हैं तो भीड़ में भी ध्यान में है, और अगर आप बेहोश हैं तो पहाड़ की चोटी पर भी मन कहीं और होगा। और ये बात भी दिलचस्प है कि समीक्षा के मुताबिक ओशो इसे किसी धर्म या परंपरा से नहीं जोड़ते। बिल्कुल नहीं, समीक्षा इस बात को साफ करती है। ओशो के लिए ध्यान एक यूनिवर्सल चीज है, पर्सनल यात्रा है। इसका किसी पंथ या मजहब से कोई लेना देना नहीं। तो ये शुरू कहां से होती है यात्रा? ये शुरू होती है आत्मस्वीकारती से। मतलब खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, बिना किसी जजमेंट के। खुद को बदलना नहीं, पहले स्वीकारना। हाँ, पहले जानना और स्वीकारना। समीक्षा के अनुसार यही पहला कदम है। ओशो के लिए ध्यान असल में परम स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ध्यान की ये जो नई परिभाषा समीक्षा बता रही है, ये तो समझ में आई, लेकिन ये किताब सिर्फ परिभाषा ही देती है या कुछ और भी है? मतलब कंटेंट्स क्या है इसके? नहीं, सिर्फ परिभाषा नहीं। समीक्षा बताती है कि किताब कई लेवल पर मदद करती है। पहली बात तो ये कि बहुत साफ बताती है कि ध्यान क्या है, और शायद उससे भी जरूरी कि ध्यान क्या नहीं है। अच्छा, क्या नहीं है? जैसे ये कि ध्यान का मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, या ये कोई बहुत बोरिंग सीरियस चीज है, या इसके लिए घंटों बैठना ही पड़ेगा। समीक्षा कहती है किताब इन सब मिथकों को तोड़ती है। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं गलतफहमियों की वजह से लोग अक्सर कतराते हैं ध्यान से। बिल्कुल। लेकिन क्या समीक्षा ये भी बताती है कि किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है? क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, पर असल जिंदगी में कैसे उतारें? हाँ, यही तो खास बात है। समीक्षा इस पे बहुत जोर देती है कि किताब बेहद प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये ठोस तरीके बताती है कि कोई भी इंसान, कोई भी मतलब बिजी इंसान भी? हाँ बिल्कुल, चाहे आप ऑफिस जाते हो, घर संभालते हो, स्टूडेंट हो, कोई भी अपनी लाइफस्टाइल बदले बिना ध्यान को रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाए, ये किताब सिखाती है। समीक्षा के अनुसार ये ध्यान को आश्रम से निकालकर आम आदमी के घर ले आती है। ये तो सुनने में बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है, पर अक्सर होता क्या है कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जब करने बैठो तो मन भागता है, बोरियत होती है। हाँ, बेचैनी होती है। हाँ। क्या समीक्षा बताती है कि किताब इन दिक्कतों का कुछ हल बताती है? जी हाँ, समीक्षा कंफर्म करती है कि किताब इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं करती। वो मानकर चलती है कि शुरू में मन भटकेगा ही, बेचैनी भी होगी, हो सकता है नींद भी आए। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल है। हाँ, किताब इसे नॉर्मल मानती है, और समीक्षा के अनुसार किताब इनसे निपटने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है, और एक साइकोलॉजिकल समझ भी। वो हौसला देती है कि ये सब प्रोसेस का हिस्सा है, आपकी नाकामी नहीं। चलो, ये अच्छी बात है, मतलब पाठक अकेला महसूस नहीं करेगा। और क्या समीक्षा में अलग अलग तरीकों का भी जिक्र है? क्योंकि हर किसी का नेचर अलग होता है ना। जरूर।
समीक्षा बताती है कि किताब में कई अलग अलग ध्यान की विधियां हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ एक्टिव मेडिटेशंस भी हैं जिनमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती है। अच्छा, एक्टिव मेडिटेशन। हाँ, और शांत बैठकर करने वाले तरीके भी हैं। समीक्षा के अनुसार मकसद यही है कि हर कोई अपने लिए अपने स्वभाव के हिसाब से कुछ न कुछ चुन सके। ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका है, वही सबको करना है। तो मतलब ये किताब एक तरह से कंप्लीट पैकेज है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है, गलतफहमियां भी दूर करती है, रोजमर्रा के लिए तरीके भी बताती है, मुश्किलें भी समझती है और ऑप्शन भी देती है। हाँ, समीक्षा का निचोड़ यही निकलता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको अनुभव करने के लिए तैयार करती है, एक गाइड की तरह। समीक्षा में एक कोट का जिक्र है जो शायद किताब का सार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे होने की अवस्था है। हमने शुरू में भी बात की थी इस पर इसके प्रैक्टिकल असर पर थोड़ा और सोचें। अगर ध्यान सच में होना है तो इसका हमारी डेली लाइफ के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए बहुत गहरा है और जैसा समीक्षा इशारा करती है, क्रांतिकारी भी। अगर ध्यान होना है, करना नहीं, तो फिर ये दिन के किसी एक हिस्से तक सीमित कैसे रह सकता है? हाँ, सही बात है। ये कोई हॉबी क्लास तो है नहीं। बिल्कुल, सुबह आधा घंटा कर लिया फिर दिन भर भूल गए, ऐसा नहीं। समीक्षा के अनुसार ओशो का मैसेज है कि ये आपके पूरे जीवन में फैल सकता है, हर पल में। लेकिन ये होगा कैसे? मतलब जब हम काम में लगे हैं, मीटिंग में हैं, घर के काम कर रहे हैं, तब होने की अवस्था में कैसे रहें? दिमाग तो भागता ही है। समीक्षा कुछ बताती है इस बारे में, कोई प्रैक्टिकल तरीका? समीक्षा इसी व्यावहारिकता पर ही तो जोर देती है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आपके विचार एकदम रुक जाएंगे या आप अचानक शांत महात्मा बन जाएंगे, नहीं, बल्कि जैसा समीक्षा बताती है, ओशो सिखाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बस उसे पूरी जागरूकता से करें, पूरे होश से। चलते हुए अपने पैरों को महसूस करें, खाते हुए खाने के स्वाद पर ध्यान दें, किसी की बात सुन रहे हैं तो बस सुने, बिना अपने अंदर कमेंट्री चलाए। अपने विचारों को देखें, उनमें उलझे बिना। यहां तक कि सांस लेना, अगर आप बस अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हैं, समीक्षा के अनुसार ओशो उसे भी ध्यान मानते हैं। अच्छा, तो मतलब विचारों को रोकना नहीं, बस उनके प्रति और जो भी हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाना, अवेयर हो जाना। हाँ, वही कुंजी है। इसने तो ध्यान को वाकई बहुत आसान और सुलभ बना दिया। फिर तो किसी खास तैयारी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, समीक्षा यही बात सामने लाती है। ये नजरिया ध्यान को पवित्र और सांसारिक के बंटवारे से आजाद करता है। आपका ऑफिस, आपकी किचन, लोकल ट्रेन का डब्बा, सब ध्यान की जगह बन सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप वहां मौजूद हों पूरी तरह से। हाँ, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरी चेतना के साथ। समीक्षा के हिसाब से यही किताब की सबसे बड़ी देन है। ये ध्यान को कोई बोझ नहीं बनाती, बल्कि जीवन को और गहरा और सहज बनाने का एक तरीका बताती है। तो फिर इस नजरिए से देखें तो ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा बहुत साफ कहती है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आजकल की जिंदगी के तनाव, चिंता, भाग दौड़, इस सब से परेशान है। हाँ, जो एक तरह की शांति ढूंढ रहे हैं, ठहराव। बिल्कुल, उनके लिए ये किताब एक गाइड, एक दोस्त की तरह काम कर सकती है। और शायद उनके लिए भी जो सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करना चाहते, बल्कि खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने सोचने के पैटर्न को। निश्चित रूप से समीक्षा इस पर भी जोर देती है। ये किताब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में, अंदरूनी स्पष्टता लाने में बहुत मदद कर सकती है। जब आप बिना जजमेंट के अपने मन को देखना सीखते हैं ना, हाँ, तो आप खुद को ही बेहतर समझने लगते हैं, अपने रिएक्शंस को, अपने व्यवहार को। ये खुद से एक गहरा कनेक्शन बनाने जैसा है। समीक्षा में किताब की भाषा के बारे में भी कुछ कहा गया है। क्या ये आसानी से समझ आ जाती है? हाँ, समीक्षा इस बात को खास तौर पर मेंशन करती है। किताब की भाषा बहुत सीधी है, सरल है और अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंशियल। मतलब भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे ओशो सीधे आपसे बात कर रहे हो, आपके लेवल पर। समीक्षा के अनुसार इसी वजह से लोग इससे आसानी से जुड़ पाते हैं। बातें सिर्फ दिमाग तक नहीं रहती, दिल तक उतरती हैं। प्रैक्टिकल विजडम पर फोकस है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रेटिंग क्या दी है? समीक्षा ने इसे बहुत ऊंची रेटिंग दी है, 5 में से पूरे 5 स्टार। पूरे 5 स्टार? वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली है। समीक्षा के हिसाब से ऐसी क्या खास बात है इसमें? देखिए, समीक्षा किसे सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव किताब नहीं मानती, इसे एक बदलने वाली, ट्रांसफॉर्मेटिव किताब मानती है।
इंस्पायरिंग, सेल्फ रियलाइजिंग। मतलब ये सिर्फ बताती नहीं बल्कि अंदर को जगाती है। हाँ बिल्कुल, ये आपको अपने ही अंदर झांकने के लिए, अपनी ही क्षमता को पहचानने के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है। और शायद इसलिए भी कि ये ध्यान को, जैसा हमने बात की, कोई अलग से करने वाला काम नहीं बल्कि जीने का ही एक तरीका बताती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये किताब ध्यान को मुश्किल रस्मों रिवाजों और खास जगहों की कैद से आजाद करके उसे जिंदगी की मुख्य धारा में ले आती है। ये पाठक को एहसास दिलाती है कि शांति और जागरूकता कहीं बाहर से नहीं लानी है, वो हमारा स्वभाव ही है, बस उसे दोबारा खोजना है अपनी ही भागदौड़ के बीच। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ओशो की किताब मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पर आधारित इस समीक्षा का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है कि ध्यान कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, बल्कि हर पल में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आसान हो या मुश्किल, पूरी तरह से उपस्थित रहना, अपने होने के एहसास के प्रति सजग रहना। एग्जैक्टली, यही कला है। एकदम सही कहा आपने। ये बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदरूनी जागरूकता का सवाल है। आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, अगर आप उस पल में पूरे होश से हैं, तो आप ध्यान में हैं। समीक्षा इसी आजादी का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाता है कि जिसे हम शांति या सुकून कहते हैं वो कहीं दूर नहीं है, वो यही है, इसी पल में, हमारे अंदर। बस हमें रोज की जिंदगी के शोर के बीच उसे सुनने का, महसूस करने का हुनर सीखना है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जी। अगर ध्यान वाकई होने की अवस्था है, कोई अलग से करने वाला काम नहीं, तो फिर हमारे रोज के जीवन में कितने सारे ऐसे पल हैं, साधारण से पल, जैसे सुबह की पहली चाय पीना, या ट्रैफिक लाइट पर रुकना, बारिश की बूंदों को देखना, या बस किसी अपने की बात को ध्यान से सुनना, जिन्हें हम अक्सर यूं ही गवा देते हैं, है ना? हाँ, ध्यान ही नहीं देते। क्या हो अगर हम इन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों को पूरी जागरूकता से जीने लगे, पूरी उपस्थिति के साथ? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर इन्हीं पलों को हम ध्यान का मौका बना लें? शायद तब ध्यान जीवन से अलग कुछ नहीं रहेगा, शायद वो जीवन ही बन जाएगा। और शायद यही वो पहली और आखिरी स्वतंत्रता है जिसकी तरफ ओशो इशारा कर रहे हैं, जैसा कि इस समीक्षा से भी लगता है। हर पल में जागरूक होकर जीने की आजादी। बिल्कुल, हर पल में जीने की स्वतंत्रता।